ओके, सो अब हम बात करेंगे पॉलिटी के टेस्ट नंबर 2 की, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटी के टेस्ट नंबर 2 की। ये प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है भाई, प्रीलिम्स टू टेस्ट सीरीज़ 2024 के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिटी 2 होगा इसमें हमारे पास करंट अफेयर्स भी कवर होंगे। करंट अफेयर्स ऑफ अप्रैल 2023 कवर होगा इसके अंदर, ठीक है। ये टेस्ट नंबर कौन सा है भाई? टेस्ट नंबर 2 है ये। तो स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम। जो न्यू पैटर्न है असेसन रीजन वाला, जो नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है यूपीएससी ने, वो पैटर्न पे यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किस जजमेंट ने इंट्रोड्यूस किया? तो जो मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया जो केस था, उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया। Question number 2 है with reference to review petition consider the following statement. The Constitution itself gives the Supreme Court the power to review any of its judgment or order. ये Constitution ने उसको पावर दिया है क्या? So first है the Constitution itself gives the Supreme Court the power to review any of its judgment or order. बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द ग्राउंड फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर। देखो फिर से पढ़ते हैं इसको। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द ग्राउंड फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ अ वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिलीवर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट डिलीवर किया है उसको रिव्यू करने की पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है? नहीं, है ना। जो वर्डिक्ट इन्होंने बोला है उसको रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट खुद अपने आप को दे रहा था। 2013 में इसने बोला कि नहीं भाई मैं खुद रिव्यू कर सकता हूँ। पहले और सेकंड में इट्स गलत डिफरेंस क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है। जजमेंट और ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग रिव्यू। जो लेड डाउन द ग्राउंड फॉर सीकिंग रिव्यू ऑफ द वर्डिक्ट, है ना। वर्डिक्ट कुछ भी बोला हो उसको रिव्यू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला था। लेकिन जो जजमेंट है उसमें अंतर होता है भाई। जजमेंट जो है वो पूरा नियम बना के आखिरी में सुनवाई हो गई, उसको रिव्यू करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। बट जो खुद किसी एक सुनवाई में किसी ने कुछ बोला होगा, है ना, एक चीज़ बोली होगी जिसको बोलते हैं वर्डिक्ट, उसको रिव्यू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट अपने आप को देता है। थर्ड है ओनली पार्टीज टू अ केस कैन सीक अ रिव्यू ऑफ द जजमेंट। नो, कोई और भी वहाँ पे ये जजमेंट के लिए यहाँ पे क्या कर सकता है? ये रिव्यू कर सकता है, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट होगा ओनली वन, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 3 है विथ रेफरेंस टू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स कंसिडर द फॉलोइंग। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर द पार्ट ऑफ द राइट टू एक्सेस जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है। राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एक्सेस जस्टिस भी आता है। The Supreme Court does not allow live streaming of constitutional bench। नो भाई, यहाँ पे ये गलत है। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, है ना, इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, उनके लाइव स्ट्रीमिंग को ये अलो करता है। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। बिल्कुल सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द कॉलेजियम सिस्टम इन द फर्स्ट जजेस केस। नो, जो कॉलेजियम सिस्टम था वो थर्ड जजेस केस में आया था। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रीड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन ऑफ हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रीच नहीं है और कुछ रीट्स ज़्यादा हैं हाई कोर्ट्स के पास। सो हम लोग इसीलिए बोलते हैं रीड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नैरोअर देन हाई कोर्ट्स। बिल्कुल सही है। वाइल द सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रीड ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रीड ज्यूरिसडिक्शन, है ना। बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, कैन नॉट रिफ्यूज़, बट हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। ओके, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फर्स्ट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, थर्ड है बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, फोर्थ है सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव,
How many of the above provisions of the Indian Constitution ensures an independent and impartial functioning of High Court? कौन कौन से प्रोविजन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग को इंश्योर कर रहे हैं? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, एंड बैन ऑन द प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यस. सेपरेशन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये भी सही है. सो दिस ऑल फॉर व्हाट, ये ऑल चारों के चारों प्रोविजंस क्या कर रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट्स को. सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल 4. क्वेश्चन नंबर 7 है, हु हैज़ द सोल अथॉरिटी टू ट्रांसफर जज ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. ठीक है, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर सकता है ना, प्रेसिडेंट कर सकता है, यस, विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ रेफरेंस टू द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंस में सुनवाई होना को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं. विथ रेफरेंस टू द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कंसिडर द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. क्या आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो. डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्या आप हाई कोर्ट जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो. एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, बिल्कुल सही, आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हो. हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड डिस्प्यूट्स आर द पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट? इसमें से तीनों के तीनों डिस्प्यूट्स पार्ट हैं इसके. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 9 है, विथ रेफरेंस टू द रिट ऑफ सर्शियो और सर्शियरी एक रिट है, मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव. बिल्कुल सही. जो सर्शियो है उसका मतलब क्या होता है? एक रिट है, इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना. मतलब जब कोई भी हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाता है ना, ज्यूरिसडिक्शन से आगे जाता है या फिर पीछे रह जाता है, तो सर्शियो जो होता है वो यहाँ पे लागू होता है. उसको ये इन्फॉर्म करना कि आप देखो भाई, आप अपने दायरे से बाहर चले गए हो, फिर आप थोड़ा सा दायरे के इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो उनको ये बताना इज व्हाट वी कॉल सर्शियरी. एंड इट इज़ बोथ क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव. एंड इट इज़ इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एरर ऑफ लॉ. बिल्कुल सही है, ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया. एंड इट इज़ अवेलेबल अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज. नो, देखो ये जो सर्शियो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज के खिलाफ अवेलेबल नहीं है एंड ऑल्सो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ अवेलेबल नहीं है. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2. आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी. क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इम्प्लाइज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. जुडिशियल रिव्यू जो है ना, ये क्या बताता है भाई? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. नो, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा गया है. द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज़ नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही है. आर्टिकल 137 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू जजमेंट्स और ऑर्डर्स मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. बिल्कुल सही है. लॉ अंडर द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. ये भी सही है. एंड जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. ये भी सही है. तो इसमें 5 स्टेटमेंट्स में 4 स्टेटमेंट सही है. तो ओनली 4 इज करेक्ट. ऐसा लगेगा बट आप एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं. यहाँ पे हमने बोला कि फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ठीक है, हमने बोला फर्स्ट इज इनकरेक्ट. ठीक है, बिल्कुल सही है. सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट. फोर्थ जो है, लॉ ऑफ द 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू. ये इम्यून था. ठीक है, ये इम्यून था, लेकिन 1973 से पहले जो चीज़ इसमें ऐड किया गया है वो इम्यून है. उसके बाद जो है इट इज़ नॉट इम्यून. ये IR क्योटो हॉलन केस में ये बताया गया है. IR क्योटो हॉलन केस में बताया गया है कि दे आर ऑल्सो नॉट इम्यून. ये 2007 में आया था भाई. यानी ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. इसके अंदर भी हम इसको रिव्यू कर सकते हैं. यहाँ पे ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है यार.
ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं है। ओके, फिफ्थ है जुडिशियल रिव्यू द पार्ट ऑफ द बेसिक स्टेट, सही है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गलत हैं, 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट हमारे पास हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, जल्दी जल्दी में ऐसा लगता है कि यार हाँ ये इम्यून होते हैं, बट हमारे पास आईआर क्योटो हॉलैंड केस को हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो उससे पहले यहाँ पे हमारे पास 1973 पहले जो भी ऐड किए गए वो इम्यून है, उसके बाद वाले इम्यून नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोक अदालत इन इंडिया, इट कैन डील विद डिस्प्यूट्स एट प्री लिटिगेटिव स्टेज ओनली एंड डिराइव, इसको रुकते हैं, इट डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम द गांधीयन प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही है। लोक अदालत मतलब जस्टिस और एट द ग्रास रूट। द फर्स्ट लोक अदालत इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली, नो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात। कब ऑर्गेनाइज हुआ था? 1982 में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट देखो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट जो होता है मैक्सिमम चांसेस गलत होने के, यहाँ पे ये बोल रहा है इट कैन डील विद डिस्प्यूट एट द प्री लिटिगेटिव स्टेज ओनली, नो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ये प्री लिटिगेटिव स्टेज में डील करता ही करता है जो केसेस जो कि पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, पेंडिंग केसेस जो कि कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है उनको भी ये डील करता है। ओके, सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया है, सो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग, फर्स्ट है फैमिली पेंशन, सेकंड इज फूड अडल्ट्रेशन, थर्ड इज एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव मैटर द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी यूज। ठीक है, सो फैमिली पेंशन के केस में आप क्या कर सकते हो? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई फैमिली की बात है यार, इस पर नहीं कर सकते। फूड अडल्ट्रेशन यार, खाने में मिलावट हो तो कर सकते हैं, PIL। एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यार सब लोग के लिए है, सबके भला के लिए है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसके लिए फाइल कर सकते हैं। सो ओनली 2 जिसमें हम क्या कर सकते हैं? PIL फाइल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग केसेस, पेंशन केसेस, हाउसिंग बोर्ड एंड स्लम क्लियरेंस केस, हाउसिंग फाइनेंस केस, हाउ मेनी ऑफ द अबव केसेस गिवन कैन बी एडजुडिकेटेड थ्रू अ लोक अदालत। लोक अदालत कौन कौन से केसेस को यहाँ पे देख सकता है? पेंशन केसेस को देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है। हाउसिंग बोर्ड एंड स्लम क्लियरेंस केस को देख सकता है, लोक अदालत बिल्कुल देख सकता है। हाउसिंग फाइनेंस के केसेस को देख सकता है क्या? बिल्कुल देख सकता है। सो आंसर हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी आदमी को सुप्रीम कोर्ट जज बना रहे हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में हमको बताना है। ही शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर, बिल्कुल सही है। एंड ही शुड बी एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 7 ईयर, देखो ये एडवोकेट जो है वो 10 ईयर्स के लिए होना चाहिए। एंड ही शुड बी डिस्टिंग्विश जस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यार। क्वेश्चन नंबर 15 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ओवर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। पहले था बिकॉज द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 जो आया was has excluded the original jurisdiction, ओरिजिनल मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में जो देख सकता है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग, इसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, सो ये भी सही है ना, और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन उसके पास नहीं है, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उसके पास नहीं है बिकॉज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन को इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956 ने हटा दिया। सो हमसे हमारे पास करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ए बिकॉज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड हेल्प टू प्रोवाइड टाइमली इनपुट्स फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन टू रिड्यूस डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ केसेस एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग केस पेंडेंसी। जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है ये क्या करता है ना, टाइमली इनपुट प्रोवाइड करता है, ये अर्ली डिस्पोजिंग में हेल्प करता है बिकॉज NJDG provide data relating to judicial proceedings decision of all computerized districts and subordinate courts of the country, बिल्कुल सही है। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है यार, तो आंसर हो जाएगा 1। ये नया ट्रेंड है यूपीएससी का, 2023 में ये अप्लाई किया है ना, एक मिशन मोड में नहीं लागू किया है बट एक ट्राई किया है 2023 के प्रीलिम्स में। अब ये ऐसा हो बार बार यूपीएससी करती है, कुछ को ट्राई करती है पहले, उसके बाद फुल फ्लैश लगा देती है। जैसे पिछले साल 2022 में क्या किया था उसने, जो ऑप्शन थे ओनली 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, उसको ट्राई किया था बट उसको 2023 में फुल फ्लैश लगा दिया। बस ये हमको समझना है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
क्वेश्चन नंबर 17 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द अथॉरिटी टू गिव स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट रेंडर्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। नो, कोर्ट मार्शल के खिलाफ कोई भी चीज़ नहीं कर सकता। एंड अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट देन हमको आंसर क्या होता है सीधा, फॉर स्पेशल लीव टू अपील इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है। ओके, सो आंसर हो जाएगा डी। कोर्ट मार्शल के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन नहीं डाल सकता सुप्रीम कोर्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इवन व्हेन अ प्रिजनर्स मेक आउट अ सफिशिएंट कॉज पैरोल कैन बी डिनाइड। बिल्कुल सही है, बिकॉज पैरोल इज नॉट अ राइट। पैरोल जो है वो राइट नहीं है। पी ऐसे करके ऐसे डंडी कर देना, पैरोल इज नॉट अ राइट। ओके, पैरोल इज नॉट अ राइट, सो बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। पैरोल कैन बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट व्हेन प्रिजनर्स मेक आउट सफिशिएंट कॉज फॉर रिलीज ऑन पैरोल। नो, पैरोल इज नॉट अ राइट। ओके, सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज इनकरेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है इन अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग द राइट ऑफ अदर पर्सन एंड रिड्रेसेस अ कॉमन ग्रीवांस। बिल्कुल सही है, बिकॉज PIL इज एन एक्सेम्पशन ऑफ ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडर्ड। बिल्कुल सही है। लोकस स्टैंडर्ड का मतलब जो जिस आदमी को तकलीफ है वही जाके बोलेगा यार मेरे को तकलीफ है, मेरे ये दिक्कतें हैं, आप मेरे को सुलझाओ। बट जो PIL है वो एग्जाम्पशन है टू द लोकस स्टैंडर्ड। ठीक है, दोनों सही है और दोनों फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेबियस कॉर्पस इज कंसिडर्ड एज अ बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन। बिल्कुल सही है। द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है। तो ये दोनों आपस में सही है, बट ये क्यों बुलवर्क है इंडियन लिबर्टी का, बिकॉज लगा के देखो तो यहाँ पे ये बता नहीं पा रहा है इसको, है ना, बिकॉज डिटेंशन को प्रिवेंट करता है ना। सो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ, ये तो दोनों अपने आप को एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप में इंडिविजुअली करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स हाई कोर्ट्स एंड यूनियन टेरिटरी अंडर देयर जुरिसडिक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट, दादरा नागर हवेली किसके अंदर आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आता है। बिल्कुल सही है। पुडुचेरी जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर था, ये भी सही है। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो केरला हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, ये भी सही है। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं वो तमिलनाडु हाई कोर्ट्स के अंदर नहीं आते, ये कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आते हैं। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया, करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय अ सेशन कोर्ट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंकरेंस ऑफ द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है। आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी जो कैपिटल पनिशमेंट है, मतलब किसी को फांसी लगाने की जो आदेश दिया गया सेशन कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, सो वो जब तक हाई कोर्ट ने उसको सहमति नहीं दी है वो नहीं लागू होगा। The chief judicial magistrate can decide on criminal cases which are punishable with imprisonment for up to 7 years। बिल्कुल सही है। An aggrieved person cannot approach the Supreme Court directly against the decision of the tribunal without approaching the High Court। क्या डिसीजन जो ट्राइब्यूनल का है उसको डायरेक्टली हाई कोर्ट के बिना डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लिया जा सकता है कि नहीं जा सकता है? बिल्कुल सही है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है, कि देखो भाई हमारे पास जो ट्रिब्यूनल की डिसीजन है उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। ये आपको फॉलो करना है, ऐसे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया इज लिमिटेड टू सिविल मैटर्स ओनली। नो, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल कंटेम्प्ट किसको बोलते हैं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में हमारे पास सिविल कंटेम्प्ट का मतलब क्या है, CI
NDI, CD मतलब क्रिमिनल, सिविल में 2 आई है. सो दिस ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड, इट इज सिविल कंटेंट, बट उसके प्रोसीडिंग्स को रोकना इज कॉल्ड क्रिमिनल कंटेंट, जो हो रहा है उसको रोकना. सो हमारे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दोनों तरह के होते हैं, क्रिमिनल एंड सिविल. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ, बिल्कुल सही है. HN सान्याल कमिटी इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल सही है. इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज ऑन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी सही है. कमेंटिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नहीं भाई, वो एक तरह से यहाँ पे उसके बारे में जनरल छाप सकता है कि भाई कंटेम्प्ट मतलब एक तरह से उनकी स्पीच के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स के खिलाफ जा सकता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से उनके बारे में छाप सकता है कोई भी न्यूज़पेपर, है ना, उनके बारे में जनरल छाप सकता है. सो इट इज़ नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है. सो हमारे पास करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2, 3, 4, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन 24 है, विथ रेफरेंस टू दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, हमको बात करनी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, 2015 में आया था. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट. जुवेनाइल जस्टिस या फिर क्या बोलते हैं इसको, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में आया था. द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज द एडमिनिस्ट्रेटिंग, है ना, इज एडमिनिस्ट्रिंग दिस एक्ट विच इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिग्निटी एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है. अंडर दिस एक्ट द चाइल्ड वेलफेयर कमिटी आर मैंडेटेड टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 25 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग के बारे में बताना है. नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड टू रिप्लेस द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, यस 2017 में इसको रिप्लेस कर दिया गया. द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टरल इशू, ये भी सही है. करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑल 3. क्वेश्चन नंबर 26, द टर्म को-वारेंटो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है. ये को-वारेंटो हो गया, ठीक है. हमको बताना है को-वारेंटो क्या है, एक रिट है, ये आर्टिकल 32 के अंदर आता है. एंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 35 तक दिस आर व्हाट, दिस आर फंडामेंटल राइट्स, दिस आर व्हाट, दिस आर फंडामेंटल राइट्स. तो आंसर हो जाएगा 1, फंडामेंटल राइट्स. क्वेश्चन नंबर 27 है, विथ रेफरेंस टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया, हमको बात किसी करनी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करनी है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, नो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो पनिश नहीं कर सकते. इंटरफेयरिंग विद द कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग इन हाई कोर्ट, अमाउंट फॉर सिविल कंटेंट, नो, हमें मैंने बताया CIVIL, सिविल में 2 C आ रहा है, NCD, CD, क्रिमिनल में CR आ रहा है ना, CR, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्रिमिनल नहीं है, CD. तो सिविल इज डिसोबेइंग. सो यहाँ पे ये जुडिशियल जो है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोकना इज व्हाट, इट इज क्रिमिनल, नॉट सिविल. सो दिस इज इनकरेक्ट. हमसे करेक्ट पूछा है, नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज नैरोअर देन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही है. बिकॉज जनरली कहाँ पे हुआ था जुडिशियल रिव्यू का, अमेरिका के अंदर, इसीलिए वहाँ पे उसका पावर ज़्यादा है इंडिया के कंपेरिजन में. इन द USA सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट एनफोर्स बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉ, गलत है भाई, बिकॉज वहाँ पे तो सेंटर के लिए अलग होता है, जनरली फेडरल इशूज़ के लिए होता है, बट जनरली वहाँ पे जो स्टेट्स हैं, फ्लोरिडा हो गया अलग, फ्लोरिडा का, सैन फ्रांसिस्को का अलग है, पेंसिल्वेनिया का अलग है. सो एक सिंगल सिस्टम ऑफ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग सुप्रीम कोर्ट है, और एक पूरा फेडरल सुप्रीम कोर्ट भी है. सो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 1 ओनली. ओके,
ना क्वेश्चन नंबर 29 है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द सेंट्रल लॉज लाइज विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देख सकता है, गलत है भाई। हाई कोर्ट्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देखा, वहाँ पे गुजरात हाई कोर्ट ने बोला नहीं नहीं भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सो फर्स्ट इज अगर इनकरेक्ट तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज कमिटेड व्हेन समवन फुलफिल डिसोबेइंग। देखा ना मैंने बोला CIDI। डिसोबेइंग मीन्स व्हाट, सिविल कॉन्टेक्ट नॉट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। अगर हमने उसके जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को रोका तो वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट हुआ। आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्ड द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बिल्कुल सही है, 129 जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बताता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लिस्टेड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 31 है एम नागराज केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एम नागराज जो था इट इज अ केस दैट इज रिलेटेड टू द क्रीमी लेयर, है ना, जो 8 लाख का जो मार्जिन है वो। जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया ऑफन इन्वॉल्व जजेस। जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब है ना वो अपने स्कोप को बढ़ा रहे हैं, एक्सपांडिंग द स्कोप ऑफ द डिसीजन टू एड्रेस सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। उसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 33 है विद रेफरेंस टू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि किसके लिए था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था, है ना। इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही है। एंड इट इंक्लूडेड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑन द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी सही है। एंड द फंक्शनल डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड। बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा भाई, तीनों के तीनों करेक्ट। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, ये है ना, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C। ओके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 43B लाया गया, है ना, जिससे स्टेट को प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फॉर्मेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन 34 क्या है भाई, विथ रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल इन इंडिया। मेनली इस पेपर में हमारे पास जुडिशरी से क्वेश्चंस हैं। विथ रेफरेंस टू ट्रिब्यूनल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओनली रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। नो, रिटायर के साथ साथ है ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी यहाँ पे बन सकते हैं चेयरमैन। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। नो, इनका अलग प्रोसीजर है, ओन प्रोसीजर। थोड़ा सा इनसे सिविल प्रोसीजर कोड थोड़ा सा हल्का प्रोसीजर है ये। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैन ओनली बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट। क्या ट्रिब्यूनल के जो अपील है सुप्रीम कोर्ट से कर सकते, गलत बात है भाई। हमने देखा कि ट्रिब्यूनल से हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 34 का करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं, आंसर जाएगा नन। क्वेश्चन नंबर 35 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT इन इंडिया। इट हैज़ द पावर टू इम्पोज फाइन्स एंड पेनल्टीज फॉर इन्वायरमेंट वायलेशन। बिल्कुल सही है। इट प्राइमरी डील्स विद डिस्प्यूटेड टू लैंड एक्विजिशन। नो, ये लैंड एक्विजिशन के साथ डील नहीं करता भाई, ये इन्वायरमेंट के साथ डील करता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के साथ डील करता है। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। नो, ये NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया 2010 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। सो करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल चंद्र कुमार वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1997 विथ रिगार्ड टू जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन अपील अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर। इट डिक्लेयर्ड दैट नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, गलत बात है भाई। इट अफर्म दैट ऑल अपील्स अगेंस्ट द ट्रिब्यूनल ऑर्डर मस्ट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, गलत बात है भाई। इट डिक्लेयर्ड द रेस्ट्रिक्शन ऑन हाई कोर्ट जुरिडिक्शन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अलोइंग अपील इन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही। अभी तो हमने देखा कि ट्राइब्यूनल से आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। पहले ऐसा नहीं था भाई, आप ट्रिब्यूनल का जो अपील है उसी पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे, बट एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, आप ट्रिब्यूनल का जो केस है, ट्रिब्यूनल का जो जजमेंट है उसको हाई कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हो। तो ये हमारे पास इसने जो पहले था कि जो रेस्ट्रिक्शन था हाई कोर्ट जुरिडिक्शन पे, उसको क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इंडियाज कॉन्सेप्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, डेमोक्रेसी एट दी ग्रास रूट्स। क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत। देखो लोक अदालत जो है वो नालसा के अकॉर्डिंग बने गए हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। एक है ग्राम न्यायालय, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम न्यायालय जो हैं वो ग्राम न्यायालय एक्ट से बने हैं, ठीक है, ये हमको कंफ्यूजन होता है। सो लोक अदालत हैज़ बीन गिवन स्टेटरी स्टेटस अंडर द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, बिल्कुल सही है। नालसा जो था वो 1987 में आया था। इट्स मेंबर कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एज द चेयरमैन, अ लॉयर, एडवोकेट, लॉयर जो होगा वो एडवोकेट होगा, एंड सोशल वर्कर्स होते हैं इसमें। एंड द ऑफेंसेस विच आर नॉन कंपाउंडेबल, नो कंपाउंडेबल मतलब जो कि आपस में बातचीत करके जिसको सुलझाया जा सकता है उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, और कंपाउंडेबल ऑफेंस को ही लोक अदालत सुनता है। लोक अदालत क्यों बनाया गया, बिकॉज 39 जो बोलता है, हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था कि भाई इंश्योर करना है जस्टिस को, डेमोक्रेसी को, जस्टिस को कहाँ पर लाना है, द ग्रास रूट लाना है, तो उसके लिए लोक अदालत लाए गए, ठीक है। नालसा जो है वो 39 जो बोलता है कि हर आदमी को इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, उसके लिए नालसा आया। नालसा ने क्या किया, फ्री लीगल एड दिया, ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं उनको भी लॉयर दिया इसने, नालसा ने, उससे। और नालसा ने क्या किया, लोक अदालत डाला। अब लोक अदालत जो था वो ग्रास रूट लेवल पे क्या करता है, जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को बातचीत से सुलझाया सकता है उसको वो देखता है, नॉन कंपाउंडेबल को नहीं देखता। जैसे किसी ने किसको झापड़ मार दिया और दोनों के बीच लड़ाई हो गई तो उसको बातचीत के सुलझाया जाता है ना। द डिसीजन मेड बाय लोक अदालत इज कंसिडर्ड टू बी अ वर्डिक्ट ऑफ द सिविल कोर्ट एंड इज अल्टीमेट एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। देखो भाई ये बिल्कुल सही है कि ये बाइंडिंग है ना, बिकॉज और यहाँ पे भी कोई चीज़ को ऊपर नीचे हुआ उसको भी आप हाई फिर कंप्लेन करो फिर, तो फायदा क्या हुआ, लोक अदालत लागू किया गया था फॉर इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी। जो लेंदी अपील का प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उसको हटाने के लिए एक प्रकार से हमारे पास लोक अदालत डाले गए, जिसका जो वर्डिक्ट है वो फाइनल होता है, सिविल कोर्ट की जैसा होता है, फाइनल होता है वर्डिक्ट। सो इट इज़ करेक्ट है ना। नॉट करेक्ट हमसे पूछा गया तो एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा के बारे में हमसे पूछा गया है, इट प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शंस, बिल्कुल सही है भाई। एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर एमिसिएबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ हेडेड बाय पैट्रन इन चीफ अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नो पैट्रन इन चीफ को अपॉइंट नहीं करता, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैट्रन इन चीफ, मालिक है किसका, नालसा का, उसका ये जिम्मेदार बनता है कि वो सब चीज़ को यहाँ पे देखे, इसको अच्छे से लागू करे। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है ओनली 2। और एक चीज़ और यहाँ पे है, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है जो कि बात करता है सर्विस, फ्री लीगल सर्विस देने की, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द लीगल सर्विस, इन जस्टिस पाने में जो बराबर सबका हकदार है, वो कौन बोलता है, 39A बोलता है ना। 39A टॉक्स अबाउट फ्री लीगल एड। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत इन इंडिया। हमको बात करनी है लोक अदालत की। द अवार्ड बाय द लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड हैज़ द स्टेटस ऑफ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, अभी भी हम देखा बिल्कुल सही है। बिकॉज देखते हैं, इट इज़ नॉन अपीलेबल विच
डज नॉट कॉज द डिले इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है, दोनों आपस में सही है, बट ये इसका दोनों का कारण नहीं है भाई, है ना। बाइंडिंग इसलिए बनाया गया बिकॉज वो ज़्यादा लेंदी ना हो। दोनों आपस में सही है यार, इसका कारण मत खोजो, लेकिन दोनों आपस में सही है, बट इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा बिकॉज डालने से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्राम न्यायालयस एक्ट। मैंने बोला ना, एक लोक अदालत जो है वो नालसा के थ्रू आया, ग्राम न्यायालय जो थे वो ग्राम न्यायालयस एक्ट के थ्रू आए। द न्याय अधिकारी हु प्रिसाइड ओवर द ग्राम न्यायालयस आर स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर, बिल्कुल सही है। इट शैल एक्सरसाइज द पावर ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल कोड, ग्राम न्यायालय जो होते हैं उसमें सिविल एंड क्रिमिनल कोड दोनों का पावर होता है, ये भी सही है। इट शैल बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ एविडेंस प्रोवाइडेड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1997, नो, ग्राम न्यायालयस आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अपील इन द क्रिमिनल केसेस शैल लाई इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो, दिस लाइज इन द सेशन कोर्ट। करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द ग्राम न्यायालयस एक्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एस्टेब्लाइजिंग ग्राम न्यायालयस, ठीक है। ग्राम न्यायालयस एक्ट के हिसाब से क्या कारण है भाई ग्राम न्यायालयस का लागू करने का, बिकॉज टू एक्सेस जस्टिस एट द ग्रास रूट लेवल। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 जिसने क्या किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस किए, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, द एक्ट सेट अ 5-year टर्म फॉर पंचायत बट परमिट डिसोल्यूशन बिफोर कंप्लीशन, बिल्कुल सही है। न्यू पंचायत इलेक्शन मस्ट अकर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स ड्यूरेशन और विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन, बिल्कुल सही है। रिकॉन्स्टिट्यूट पंचायत फॉलोइंग प्री मैच्योर डिसोल्यूशन सर्व ओनली फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन विद इन द 5-year टर्म, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इंट्रोड्यूस अ 2-tier सिस्टम, नो, 3-tier सिस्टम, इट इज़ नॉट 2-tier। ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड विलेज लेवल पे। ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स एंड बजट्स ऑफ पंचायत, बिल्कुल सही है। द टर्म्स ऑफ ऑफिस फॉर द मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इज फिक्स्ड एट 5 year टर्म्स ऑफ ऑफिस, बिल्कुल सही है। जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है ये फिक्स है फॉर 5 year। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या होगा भाई यहाँ पे, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, इन द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का प्राइमरी रोल क्या है, टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट प्लान, नो, प्रिपेयर द स्टेट बजट एंड फाइनेंस प्लानिंग, नो, प्रोवाइड हेल्थ केयर, नो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, येस। Consider the following statement regarding the provisions of the Panchayat Extension to Schedule Areas Act of 1996. The allocation of reserved seats within schedule areas in each panchayat must correspond to the population size of the community, बिल्कुल सही है। जो reserved seats हैं वो population size के हिसाब से correspond किए जा रहे हैं। सेकेंड देखते हैं, बिकॉज लगा के, बिकॉज द रिजर्वेशन ऑफ scheduled tribes should be less than 1/2 ऑफ द टोटल सीट्स, तो बिकॉज तो कोई वो नहीं कर रहा है, अब इसको तो हटा देते हैं बिकॉज आंसर तो सी नहीं, फर्स्ट नहीं होगा। रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब शुड बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स, नो, नॉट लेस देन 1/2, मोर देन 1/2, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, ग्राम सभा इज द बेसिक यूनिट ऑफ पंचायती राज सिस्टम, बिल्कुल सही है। द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज मैंडेटरी, बिल्कुल सही है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन में पास सच डिक्री,
इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स jurisdiction may pass such decree or make such order as is necessary for doing complete justice। यहाँ पे बात आ रही है complete justice की, in any cause or matter pending before it, and any decree so passed or orders so made shall be enforceable throughout the territory of India। This apparently describe what? Supreme Court of India। complete justice की बात कौन करता है? Supreme Court करता है। 49 is the 10th schedule, popularly known as the anti-defection law, was included in the Indian Constitution through which of the following constitutional amendment। तो जो 52nd constitutional amendment था 1985 का, उससे आया था हमारे पास एंटी डिफिक्शन लॉ। ओके, सो पता नहीं कहाँ से रुका था। तो फर्स्ट पास द पोस्ट हमको बताना है। सो डिवाइड द नेशन इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल ग्रुप्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बिल्कुल सही है। इन दिस सिस्टम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी सही है। एंड इट इज़ ओनली यूज्ड टू डायरेक्ट, इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे देखो ये सही है कि इट इज ओनली यूज्ड फॉर डायरेक्ट इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सही है। बट जो सेकंड है, इन दिस सिस्टम अ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्ट मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव्स, नो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट पास द पोस्ट में। एंड इन दिस इलेक्शन फॉर लोकसभा द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एटलीस्ट 50% ऑफ द वोट पोल्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज इलेक्टेड। नो भाई, 50% नहीं, सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC की बात करनी है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड इन 1993, नो, ये स्टेटरी बॉडी है बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय ए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 का, ठीक है। एंड इट इज़ अ 5 मेंबर बॉडी हेडेड बाय रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कि 5 मेंबर बॉडी है यार, नो, इट इज़ अ मल्टी मेंबर बॉडी यार, बहुत सारे मेंबर्स हैं इसमें। ना कुछ परमानेंट मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं एंड कुछ अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं कुछ समय के लिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नो, इसके रिकमेंडेशन होता है एक 6 मेंबर कमेटी से। एंड इस 6 मेंबर कमेटी में 6 मेंबर कौन कौन होते हैं भाई? प्राइम मिनिस्टर जो कि इसको हेड करता है, लोकसभा का स्पीकर होगा, है ना, डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, है ना, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, एंड यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर। ये 6 लोगों का एक बॉडी बनता है जो कि इसके यहाँ पे चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का, क्या वो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स के अंदर पार्ट है इसका? नहीं है भाई। सो नॉट करेक्ट पूछा तो यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है। सो ऑल 4 आर नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 है, द चेयरपर्सन और द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरपर्सन है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग बॉडीज: नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। हाउ मेनी आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन तो नहीं है। 338B के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, फिर SC, फिर ST, ठीक है, उल्टा हो गया भाई। हम लोग क्या बोलते हैं? ST SC बोलते हैं ना। T पहले, T जो है वो किसके से दिख रहा है? फर्स्ट से दिख रहा है, मतलब T पहले आएगा, मतलब इसमें A होगा, 338A होगा। सो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338A। अरे यार उल्टा हो गया, सॉरी, 338, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, SC ऐसे भी आ रहा था, तो SC ST, ठीक है। SC पहले, C पहले आ रहा है, फिर T आ रहा है, C पहले तो 338 आ जाएगा, फिर T आ रहा है मतलब 338A आ जाएगा। उसके बाद NCBC 338B तो है ही है।
एंड एडवोकेट जनरल इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल सही है, एंड इट इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ओनली 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई, ओनली 3। क्वेश्चन नंबर 56 है भाई, हमसे क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन 56 का स्टेटमेंट नंबर 1 है, द इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन फंक्शनिंग एज ए मल्टी मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्शन कमिश्नर्स, बिल्कुल सही है, 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इसमें, एंड द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, नो, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो 6 ईयर और अप टू द एज ऑफ 65, जो भी पहले आ रहा है उस, है ना, उसको तो देखा जाता है, इसको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, बिल्कुल सही है यार, एंड द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही है, बट इसका कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो बोथ आर इंडिपेंडेंटली करेक्ट, एंड सेकंड इज नॉट, स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1, आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 है, द फाइनेंस कमीशन फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंशियल बैलेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, बिल्कुल सही है, बिकॉज देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन मोर फाइनेंशियल पावर टू द यूनियन, बिल्कुल सही है, ज़्यादा फाइनेंशियल पावर उसको दिया है, तो फाइनेंस कमीशन की ये पावर जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारे पास बैलेंस बना के रखे फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट के, ठीक है, सो दिस इज बोथ इज करेक्ट, एंड इसका पहला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यार ये। 59 है, द अटॉर्नी जनरल इज अ फुल टाइम कॉन्सुल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या फुल टाइम कॉन्सुल है, फुल टाइम कॉन्सुल फुल टाइम काम करने वाला आदमी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गलत है भाई, फुल टाइम कॉन्सुल का मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, फुल टाइम नो, अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट यार, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी के अंदर नहीं आता, ये फुल टाइम कॉन्सुल नहीं है, यानी ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है ना, सो दिस इज नॉट अ फुल टाइम कॉन्सुल, अगर फर्स्ट इज इनकरेक्ट तो हमारे पास आंसर सीधा क्या होता है, डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सीजी ऑफ इंडिया कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल्स, द सेंटर एंड द स्टेट, बिल्कुल सही है, बिकॉज द कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंटर एंड द स्टेट, ये भी सही है, दोनों आपस में सही है, बट दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा लगेगा, बट यहाँ पे समझना बात को कि देखो यहाँ पे भी सेंटर एंड स्टेट आ रहा है, यहाँ भी सेंटर एंड स्टेट आ रहा है, तो बिकॉज लगा आप जब पढ़ोगे कि जो सीएजी ऑफ इंडिया है कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल, द सेंटर एंड द स्टेट, बिकॉज द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट द रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट रेवेन्यूज, दोनों को देखता है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है सेंटर स्टेट दोनों को, सो ये दोनों का ये इसका एक्सप्लेन, ये जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, सो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सॉलिसिटर जनरल, हमको बात करनी है सॉलिसिटर जनरल की, सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, द ऑफिस ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज अ स्टैट्यूटरी पोस्ट क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, जो स्टैट्यूटरी पोस्ट है भाई सॉलिसिटर जनरल जो कि किसने बनाया, पार्लियामेंट ने बनाया, एंड सॉलिसिटर जनरल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोल रहा है सॉलिसिटर जनरल आर अपॉइंटेड, और सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नो इट इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन, अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ द आर्म पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट एंड इज सर्विंग आउटसाइड दैट स्टेट, अ पर्सन इज एम्प्लॉयड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अ पोस्ट आउटसाइड इंडिया, हाउ मेनी ऑफ द पर्सन आर क्लासिफाइड एज सर्विस वोटर, देखो सर्विस वोटर किसको बोला गया है, पर्सन जो कि आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन में काम करता है वो एक सर्विस वोटर है, बिल्कुल सही है, आर्म फोर्स ऑफ द स्टेट में जो काम कर रहा है लेकिन वो स्टेट के बाहर है वो भी एक सर्विस वोटर है, बिल्कुल सही है, एंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम कर रहा है बट वो देश के बाहर है वो भी एक सर्विस वोटर है, तो ये तीनों क्या है, सर्विस वोटर हैं भाई, सर्विस कैसी है,
बाहर से वोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमको यूपीएससी के प्रोविजंस की बात करनी है। बोथ द चेयरमैन एंड मेंबर आर फिक्स टर्म होल्डर्स, बिल्कुल सही है। द प्रेसिडेंट कैन ओनली रिमूव द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी इन मैनर एंड ग्राउंड गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। द एक्सपेंसेस ऑफ यूपीएससी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है। हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोविजंस डू नॉट इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों के तीनों इंश्योर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, कौन इंश्योर नहीं कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कमिटी ऑन पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हमको बात करनी है ऑन कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर। इट्स मेंबर आर चूजन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट बनता है ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, इसके जो मेंबर्स हैं दे आर चूजन इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बिल्कुल सही है। एज अ कन्वेंशन यूनियन होम मिनिस्टर एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ द कमिटी, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंग्वेजेस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। द जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज अंटिल द प्रेसिडेंट अदरवाइज प्रोवाइड्स। देखो, जजमेंट जो होंगे ना वो इंग्लिश में ही रहेंगे और ये प्रेसिडेंट के बोलने से बदलेंगे नहीं भाई। जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिस भाषा में बातचीत चलेगी वो प्रोसीडिंग्स को हम बदल सकते हैं डिफरेंट भाषा में, लेकिन हाँ प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद जो जजमेंट होगा तो इंग्लिश में ही रहेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। देयर वॉज नो प्रोविजंस ऑफ एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ना। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हिंदी में बनाने का ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है डिफरेंट स्टेट्स। करेक्ट हमसे पूछा है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस। हाउ मेनी ऑफ द अबव गिवन इंडियन लैंग्वेजेस हैज बीन कन्फर्ड क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ओडिया एंड तमिल क्लासिकल लैंग्वेज है, बोडो डोगरी नहीं है ना। ये ऑफिशियल लैंग्वेज चालू है बट हमको क्लासिकल पूछा गया, तो क्लासिकल तो 2 ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इन इंडिया। द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाज मेंशन्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय बताया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में। गलत है भाई। जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है वो जो हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1956 के दौरान रीऑर्गेनाइजेशन के समय, उस समय यहाँ पे ये बताया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज दैट अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। नो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलती। एंड द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला क्वेश्चन में द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज ऑफिशियल लैंग्वेज डिफरेंट स्टेट्स। नो, डिफरेंट स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बताता भाई। वो बोल देता है कि भाई इस देश में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो बोल देता है। डिफरेंट पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए नहीं पता कि हाँ इस स्टेट में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इस स्टेट्स में ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनमें से आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। सॉरी ये इनकरेक्ट है, ये सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हमको बात करनी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के यहाँ पे कौन कौन से फीचर्स हैं। अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। इट इंक्रीज द सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज दैट ऑफ वोटर्स। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो पार्टी सिस्टम के सिग्निफिकेंस को बढ़ाता है, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट पास द पोस्ट होता है उसमें जो पॉपुलेशन का रोल होता है, बट यहाँ पे पार्टी सिस्टम का रोल होता है।
एंड इट प्रमोट्स माइनॉरिटी थिंकिंग एंड ग्रुप इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, बिकॉज ग्रुप में मिलके आप वोट कर रहे हो ना राज्यसभा में। राज्यसभा में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बहुत सारे जो चुन लिए गए हैं लोकसभा के लोग, वही क्या करेंगे, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग चुन लिए गए हैं बहुत सारे लोगों को द्वारा, वो लोग ग्रुप में मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर राज्यसभा का मेंबर चुनेंगे। सो ये क्या करता है, ये माइनॉरिटी थिंकिंग को प्रमोट करता है एंड ग्रुप इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, और ऑल्सो ये डिक्रीज करता है वोटर्स को। जो हमने वोट किया उन्होंने वहाँ पर राज्यसभा के लिए वोट नहीं किया था ना। सो करेक्ट बोला गया है, करेक्ट हमारे दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन विल सेव पब्लिक मनी एंड रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। बिल्कुल सही है, बिकॉज वन नेशन वन इलेक्शन वुड नीड मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। दोनों आपस में सही है, बिकॉज एंड दोनों आपस में सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। सेकेंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इज डिराइव फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू जो पावर है वो आर्टिकल 13 से डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अकॉर्डिंग टू द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द फंक्शनल आइटम्स। 12th शेड्यूल में कितने फंक्शनल आइटम्स हैं, 18 फंक्शनल आइटम्स हैं, एंड विच ऑफ द अमॉन्ग आर नॉट विच अमॉन्ग द ओके फॉलोइंग इज नॉट दी अमॉन्ग द फंक्शनल आइटम प्लेस्ड विद इन द परव्यू ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। म्यूनसिपैलिटीज के अंदर कौन सा यहाँ पे फंक्शनल आइटम नहीं है। तो देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो म्यूनसिपैलिटी के फंक्शनल आइटम में नहीं आता। देखो यार इतना सारा याद तो नहीं कर सकते, अठारह में कौन कौन से आते हैं कौन कौन से नहीं आते, तो कुछ चीज़ें याद रख लो कि कैटल पॉन्ड आता है। क्वेश्चन करते करते कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाएगी, क्वेश्चन आया तो टफ तो होगा ही होगा। ये कैटल पॉन्ड इज अ पार्ट ऑफ दी, है ना, functional item. Burials and burial grounds are the part of the functional item. Regulation of land use and construction of building is the part of the functional item under the municipality, जो कि 12th शेड्यूल के अंदर आता है। पीडीएस नहीं है इसका पार्ट, है ना, ये दिमाग में हमने को रखना है ना। मैं बोलूँगा कि फर्स्ट बार में जब इसका एनालिसिस हुआ तब हमको याद रख लेना है इसको, फर्स्ट बार में तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को, पता होगा तो कर देना वरना छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 72 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटी इन इंडिया। हमको बात करनी है म्यूनसिपैलिटी की। म्यूनसिपैलिटी आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटेड टू होल्ड इलेक्शन एवरी 5 years। बिल्कुल सही है। एंड द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू म्यूनसिपैलिटी। ये भी सही है। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस एंड फीस टू द म्यूनसिपैलिटी। ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 कंसिडर द फॉलोइंग। 74th मतलब म्यूनसिपैलिटी की बात हो रही है। The act conferred constitutional status to municipality। बिल्कुल सही है। All the members of municipality shall be elected directly by the peoples of the municipal area। ये भी सही है। The act mandated a minimum of 1/3 seats to be reserved for women, excluding those of women from SC and ST। No, including those। So करेक्ट हमसे पूछा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे only 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल इन द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन। प्राइमरी फंक्शन क्या है डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल का? टू मेक लॉज फॉर द एंटायर स्टेट। नो। टू एक्सेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। नो। टू एडमिनिस्टर ट्राइबल एरियाज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव। नो। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई? 5th शेड्यूल में कि 6th शेड्यूल में? सो क्वेश्चन नंबर 75 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। तो टी ऐसे लिखते हैं, आर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, टी ऐसे आर ऐसे। तो 1 2 3 4 और 5 आ रहा है, मतलब 5th शेड्यूल की बात हो रही है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जो है 5th शेड्यूल के बारे में बात करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो 6th शेड्यूल के साथ रिलेटेड है, ये हमको याद रखना है भाई, ठीक है। टी ऐसे लिखते हैं, आर ऐसे लिखता हूँ। सो इसीलिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ऐसे लिखते हैं। तो 5th शेड्यूल के साथ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल रिलेटेड है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 6th शेड्यूल के साथ रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आती है एमसीक्यू सॉल्व करने में।
इट इज़ मैंडेटरी फॉर दी इट इज़ मैंडेटरी फॉर ईच स्टेट विथ शेड्यूल एरिया टू क्रिएट अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। बिल्कुल से जहाँ पे शेड्यूल एरिया है वहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट शुड इंक्लूड 20 members with 3/4 of them being representatives from the state legislative assembly belonging to the scheduled tribes। ये सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। देखो यार, इस पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन होता है यार, इसका हम लोग आंसर ये लगाएंगे बी लगाएं। तो यहाँ पे देखो, मैंडेटरी फॉर ईच स्टेट विथ शेड्यूल एरियाज टू क्रिएट अ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ पे भी ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल की बात हो रही है, बिकॉज इट शुड इंक्लूड 20 members। इस ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में 20 members होने चाहिए, जिसमें 3/4 जो होंगे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से होंगे। तो दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है एक प्रकार से, है ना। तो ऐसा नहीं कि 1 में 2 में गलती हो जाए तो हम उतना दुख होने की जरूरत नहीं है, बट ये समय का भी खेल है, प्रैक्टिस से भी आता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग इन रिलेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैन बी रेगुलेटेड। ठीक है, सो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एस है ना, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब 5th शेड्यूल के साथ हम मनी लैंडिंग को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। दी सीबीआई वॉज प्रपोज बाय संथानम कमिटी, बिल्कुल सही है। एंड इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू सीवीसी, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल, ये भी सही है। एंड इट इन्वेस्टिगेट सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक टेररिज्म, नो, ये टेररिज्म को नहीं देखता। एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो देखता है टेररिज्म को ना। सो इट इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा तो ओनली 2 इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 78 है, विथ रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल यूनियन टेरिटरीज बिलोंग टू 1 कैटेगरी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स आर यूनिफॉर्म, गलत बात है भाई। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी, बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट कैन एस्टेब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ यूनियन टेरिटरी और असाइन इट टू एन एडिशनल स्टेट हाई कोर्ट, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग। जुडिशियल ऑटोनॉमी, सेपरेट रीजनल काउंसिल्स, प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट कल्चर हेरिटेज, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल। इफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख गेट 6 शेड्यूल, देखो मैंने बताया था ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कैसे लिखते हैं भाई, टी और फिर आर, 1 2 3 4 5, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल इज रिलेटेड टू 5th शेड्यूल, तो 4 तो नहीं होगा, है ना। अगर 6th शेड्यूल का उपाधि उसको मिल जाती है तो जुडिशियल ऑटोनॉमी उसको मिल जाएगा, सेपरेट रीजनल काउंसिल उसको मिल जाएंगे, एंड वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। सो यहाँ पे ओनली 3 फीचर्स इसको मिलेंगे यार, 3 बेनिफिट्स इसको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 है, विथ रेफरेंस टू यूनियन टेरिटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑल्सो अप्लाई टू एक्वायर्ड टेरिटरीज, बिल्कुल सही है। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ पुडुचेरी कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये भी सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, द टर्म जीरो क्लिक, WannaCry, इटरनल ब्लू समटाइम मेंशन इन द न्यूज, दिस आर जीरो क्लिक अटैक्स, साइबर अटैक्स हैं भाई, दिस आर, है ना। द टर्म यूरीबेट्स, पॉलीमिल ल्यूकस और ये समटाइम ऑपरेटिंग इन न्यूज आर व्हाट, दिस आर जुपिटर्स ट्रोजन सैटेलाइट। यूरीबेट्स, पॉलीमिल, ये सब क्या है, जुपिटर के ट्रोजन सैटेलाइट, ट्रोजन एस्टेरॉइड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, रेगुलेशन ऑन मार्केट इन क्रिप्टो करेंसी एसेट्स इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स से हैं ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर 84 है, H3N8 वायरस इज समटाइम मेंशन इन द न्यूज विद रेफरेंस टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। H1N1 is swine flu, H3N8 is bird flu, avian influenza, H3N8। क्वेश्चन 85 है, विथ रेफरेंस टू इंडिया, चार बालिंदगा, नमथिंग पोखर, अमकोई फॉसिल पार्क, चिलिखी घर, कनक दुर्गा आर दिस आर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर थे, जो कि न्यूज़ में थे अप्रैल में, इसीलिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 86 है, महर्षि इनिशिएटिव। देखो भाई 2023 इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट एंड महर्षि इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द फील्ड इन, इट इज रिलेटेड टू द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मिलेट्स, महर्षि। क्वेश्चन नंबर 87
7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज कैटेगराइज्ड बाय मॉन्टेगू एज अ प्रिवेंटिव मर्डर, जलियांवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 88 है विथ रेफरेंस टू रेयर अर्थ एलिमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट, बिल्कुल सही है। दिस एलिमेंट आर कैटेगराइज्ड बाय हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टेंस, यस। रेयर अर्थ मेटल आर एसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, यस। और चाइना इसीलिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मैन्युफैक्चर कर पा रहा है बिकॉज वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 89 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। नो, ये आए थे 1987 में जिस समय राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। And servants of the Supreme Court and the secretarial staff of the Parliament are covered under this jurisdiction, no। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यहाँ पे जो सेंट्रल सर्विस के ऑफिसर हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, है ना, जो आर्म फोर्सेज में जो लोग काम कर रहे हैं वो सब यहाँ पे आते हैं। बट जो सर्वेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, जो सेक्टरल स्टाफ हैं, वो इसके अंदर नहीं आते। एंड द मेंबर ऑफ कैट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 90 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023। तो ट्रांजिशन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तुक्का ही मानना होगा तो ऐसे लगाना भाई द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसने क्या किया है ना, जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है इसने क्या पब्लिश किया है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक 2023 रिपोर्ट। 91 नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a scheme launched for providing loans up to 10 lakh to non-corporate, non-farm, small micro enterprises, बिल्कुल सही है। And under this scheme loans are given by commercial bank only, गलत बात है यार। The benefits under this scheme are classified as 3 categories, शिशु, किशोर एंड तरुण, ये भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछा है, only 2 is correct। क्वेश्चन नंबर 92 है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरला, सिक्किम comprehensive development for certain village of blocks of how many of the above states are part of vibrant village program। देखो vibrant village जो है वो बॉर्डर एरियाज के लिए है और इनमें से किसके पास बॉर्डर है, हिमाचल प्रदेश के पास बॉर्डर है, सिक्किम के पास बॉर्डर है, तो ओनली 2 स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेलुलर एग्रीकल्चर। सेलुलर एग्रीकल्चर देखते हैं आप, सेल खोजो यार। द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम सेल कल्चर रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल। सेल को कल्चर करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट को बनाते हैं, इट्स कॉल्ड सेलुलर एग्रीकल्चर। द टर्म रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ऑफन अपीयर इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर ऑफ SCO। एंड रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में। एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बीजिंग के अंदर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी दी व्हाट इज जूस मिशन। जूस मिशन जो है वो नासा का एक मिशन है क्या, नो, इट इज़ अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यस। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है टू एक्सप्लोर जुपिटर एंड इसके जो आईसी मून्स हैं उसको, जूस जैसे जुपिटर। क्वेश्चन 96 है विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में हमको बताना है। इन दिस स्कीम, अंडर दिस स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2%। नो, खरीफ क्रॉप के लिए अलग है, रबी क्रॉप के लिए अलग है। खरीफ के लिए 22% है, खरीफ रबी के लिए 1.5% है। सो इट इज़ नॉट फॉर एनी सीजन, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट।
द स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन एंड अनसीजनल विन, ये सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 97 है मियावाकी मेथड, ये एफॉरेस्टेशन के लिए है। एफॉरेस्टेशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। क्वेश्चन नंबर 98 है विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज क्रिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, नो, इसको यूएन सेक्रेटरी जनरल ने बनाया था, यूएन सेक्रेटरी जनरल। नॉट बाय वर्ल्ड बैंक, एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द UNDEF, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है विद रेफरेंस टू साइकस पंक्टिनाटा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एन एंशिएंट जिम्नोस्पर्म विच ओरिजिनेट्स ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड, ये सही है, एंड इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नो, इट इज वल्नरेबल, इट इज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट, एंड इज द ओनली साइकेड स्पीसीज फाउंड इन भूटान, ये भी सही है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 100 है निंगलो इक्लिप्स इज अ टाइप ऑफ व्हाट, निंगलो इक्लिप्स हमको न्यूज़ में देखने को मिला था अप्रैल के अंदर, निंगलो इक्लिप्स इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। ओके, तो ये हो गया 100 क्वेश्चन, एंड करते हैं। ये तो इसका करेक्शन है भाई यहाँ पे, एंड हेबियस कॉर्पस इज कंसिडर्ड एज बुलवर्क, बिल्कुल सही है, एंड यहाँ पे ये दोनों सही है, एज वेल एज इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यार, बिकॉज ये पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इसको लागू किया जा सकता है, इसीलिए बुलवर्क है। ओके